हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये दोनों ऐसे शासक हैं जिन्होंने कुल उपज का 50% टैक्स के रूप में दावा किया था। अगर प्रथम शासक के बारे में पूछा जाता तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होता, लेकिन यहाँ 50% टैक्स के रूप में टैक्स से संबंधित शासक का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों होगा, यानी कि राइट आंसर इसका होगा ई। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था? तारीख़ हिंद से, तबकात नासिरी से, ताज उल मासीर से, तारीख़ ई मुबारक शाही से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वह तबकात ए नासिरी पुस्तक से प्राप्त हुई है। तबकात ए नासिरी जो पुस्तक है वह मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसी से हमें जानकारी मिलती है बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यह 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आयोग के द्वारा पूछा गया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक के जो राइटर हैं वे अननोन हैं। ऐसा माना, कहीं पर भी आपको पुस्तक में नहीं मिलेगी कि इसके राइटर कौन है। ऐसा माना जाता है कि जो इसके राइटर हैं वे 80 ईस्वी के आसपास हिंद महासागर में भ्रमण पर आए थे, क्योंकि इस पुस्तक में 80 ईस्वी के आसपास से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है, लेकिन वास्तव में इसके लेखक कौन है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। बीपीएससी के द्वारा भी इसका आंसर ई दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? आर्टिकल 285, आर्टिकल 276, आर्टिकल 211, आर्टिकल 275, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आर्टिकल 225, यानी कि आर्टिकल 225 में इस बात का वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। और आर्टिकल 280 आप लोग जानते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित है और आर्टिकल 225 में राज्यों को केंद्र से अनुदान सहायता अनुदान देने की चर्चा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्टिकल 225। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? आर्टिकल 295, आर्टिकल 270, आर्टिकल 212, आर्टिकल 282, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 में इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कर संग्रहित किए जाएंगे, उद्ग्रहित किए जाएंगे, उसका राज्यों के साथ वितरण किया जाएगा और उसमें राज्यों को भी हिस्सा प्राप्त होगा, यानी कि इसका आंसर होगा आर्टिकल 270, यानी कि आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और खुराना ने, क्रिक और खुराना ने, वाटसन और मॉर्गन ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। एक्चुअली जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना की जो खोज की गई थी वह 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। देखिए डीएनए की जो मूल इकाई होती है वह न्यूक्लियोटाइड होती है और इसकी जो द्विकुंडली संरचना है 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। मनुष्यों में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है?
हेलमिनोथोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, मैलाकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हेलमिनोथोलॉजी। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों के अध्ययन को हेलमिनोथोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है? 45, 54, 43, 40, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा की सीटों की जो सही संख्या बिहार में है वह है 40, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न है। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, विषुवत रेखा के दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार विस्तृत है। देखिए इसका आंसर देने से पहले आपको कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो उसे आपको स्मरण रखना होगा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे आप शॉर्ट में अगर देखा जाए इसे, तो एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक मैंने पहले भी कई वीडियो में हमने चर्चा किया था। इससे आप समझ सकते हैं कौन कौन से राज्य इससे संबंधित है। कीवर्ड के रूप में है मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ झार से झारखंड है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों का यहाँ पे विवरण है। तो देखिए अब अगर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, अगर आप इस तथ्य से अवगत हो जाएंगे तो आप यह बताने की स्थिति में होंगे कि आखिर बिहार की अवस्थिति कर्क रेखा की तुलना में कहाँ पर है। तो राइट आंसर होगा कि बिहार विस्तृत है, तो कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है, यानी कि इसका आंसर होगा ए, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एकमात्र ऐसा देश जिसके साथ बिहार राज्य की सीमा स्पर्श करती है वह है हमारा नेपाल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश के साथ स्पर्श करती है और नेपाल बिहार के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश है, या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से क्रॉस करता हुआ है हमारा नेपाल का बॉर्डर। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का क्रम क्या है, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट क्रम के रूप में यहाँ पर आपको बताना है। का है पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। खा शाहाबाद, पटना, बिहार शरीफ। ग शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। घ शाहाबाद, बिहार शरीफ, पटना। अगला है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए बिहार में 1857 का विद्रोह एक समय में जब ऐसी स्थिति आती है कि बिहार में 1857 का विद्रोह काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और उसी दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिहार के कुछ जिलों के अंतर्गत वहां से सैनिकों को वापस हटा लिया गया था। और वे जो डिस्ट्रिक्ट थे शाहाबाद, पटना और बिहार शरीफ का स्थान ऐसा स्थान था जहाँ से काफ़ी विकराल रूप धारण करने के बाद सैनिकों को यहाँ से हटा लिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आप यह भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार का जो जिला सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो प्रभावित रहा वह है शाहाबाद, पटना और बिहार शरीफ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, यानी कि प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद थे उनमें निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद था? चंपा, नालंदा, वैशाली, अंग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंग। जो विकल्प दिए गए हैं उनमें अंग एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अब प्रश्न है चंपा, तो चंपा उस समय अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है, तो यह एक महाजनपद नहीं बल्कि राजधानी थी। वैशाली भी वही था, बज्जी जो उस समय गणराज्य था, बज्जी महाजनपद थे, उसका राजधानी था वैशाली, तो वैशाली भी नहीं होगा। और यह था अंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, यानी कि मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? यह 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज, चंपा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों मगध की जो सबसे पहली राजधानी थी वह गिरिब्रज थी। गिरिब्रज को अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इसे राजगृह
है ना, राजगीर का ही पहले नाम था गिरिब्रज। तो सबसे पहली अगर मगध की राजधानी देखा जाए, हर्यक वंश देखें या फिर उससे पहले भी देखें, तो उस समय राजधानी हमारा मगध का गिरिब्रज में था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? एक स्थान, एक राजनीतिक इकाई, एक कर, एक स्थानीय शासक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मराठों के काल में दो महत्वपूर्ण कर विख्यात थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। अब ये दोनों क्या थे? तो ये दोनों मराठों के काल में एक प्रकार का टैक्स था, टैक्सेशन सिस्टम से संबंधित है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मराठों के कार्यकाल में चौथ किया था, तो चौथ एक प्रकार का कर होता था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? यानी कि भारत के संविधान को स्वीकार किसके द्वारा किया गया? भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, भारत के संविधान को स्वीकार किसके द्वारा किया गया? तो भारत के संविधान को स्वीकार किया गया हमारे संविधान सभा के द्वारा। उस समय संविधान सभा दोहरी भूमिका का निर्वहन कर रही थी, पहला संसद का कार्य भी कर रही थी और दूसरा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी। तो यहाँ विकल्प नंबर ए जो है कि भारतीय संसद के द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया, गलत है, क्योंकि उस समय तो हमारा भारतीय संसद एक अलग कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वह कॉन्सेप्ट था संविधान सभा, और संविधान सभा के द्वारा संसदीय कार्य गतिविधियों और संविधान निर्माण से संबंधित दोहरी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका सी, यानी कि भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, इंग्लिश में इसे कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे कहा जाता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का शक्ति स्रोत के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह बहुत ही एक इजी प्रश्न है कि एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? रायगढ़, पूना, सूरत, सिंहगढ़, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर शिवाजी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखा जाए तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था और 1680 ईस्वी तक ये राजा के पद पर रहे थे। यानी कि इनका एक राज्याभिषेक एक राजा के रूप में कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा रायगढ़ में किया गया था। कब किया गया था? तो आंसर होगा 1674 ईस्वी, यानी इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? यानी कि राजस्व खाते में संघ सरकार के द्वारा जो खर्च व्यय की जाती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र की होती है? सुरक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, अनुदान, प्रशासनिक सेवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अगर भारत सरकार की रिसेंट बजट भी देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्च की जाती है वह ब्याज भुगतान में खर्च की जाती है। और जो वर्ष 2021 ईस्वी की जो बजट आई है उसके अनुसार भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा राजस्व खाते की सबसे बड़ा जो अगर हिस्सा कहीं पर खर्च किया जाएगा तो ब्याज भुगतान में वह कितना होगा? 20% के आसपास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संघ सरकार के द्वारा राजस्व खाते में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी व्यय जो की जाती है वह है ब्याज भुगतान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर है? पूंजी अधिमूल्यन के समान, पूंजी अवमूल्यन के समान, कर राजस्व के समान, सभी एक ही प्रकार के हैं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो
जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी और एनएनपी के जो बीच जो मेन अंतर है, मुख्य अंतर है, वह पूंजी अवमूल्यन के समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है और आज का जो लास्ट प्रश्न है, ISO 9000 या कह सकते हैं ISO 9000 क्या है? उपग्रह है, मिसाइल है, अच्छे प्रबंध का मानक है, नई अन्वेषित आकाशगंगा है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों ISO 9000 अच्छे प्रबंध का एक मानक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का प्रीलिम्स बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से संबंधित मॉडल सेट का डिस्कशन समाप्त हुआ है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के साथ साझा करना है। एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की समाप्ति के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक मिनिमम अमाउंट के दर पर आप लोगों के साथ मेंस से संबंधित टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में कुल 10 टेस्ट होंगे, जिससे 5 टेस्ट जीएस पेपर 1 से संबंधित होगा, वहीं अगले 5 टेस्ट जीएस पेपर 2 से संबंधित होंगे। इनमें से 6 टेस्ट जो होंगे, प्रारंभिक का जो 6 टेस्ट होगा यानी 26 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक का जो टेस्ट होगा, उन सभी टेस्ट का टॉपिक आपको पहले बता दिया जाएगा। लेकिन लास्ट का जो 4 टेस्ट होंगे वो पूरी तरह से ये आपके बीपीएससी ट्रेंड पर, बीपीएससी की जो नवीनतम पाठ्यक्रम होगी और जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है उस पर आधारित होगा। आप इस टेस्ट से जुड़ने के लिए प्रारंभिक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात 15 दिसंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में किसी प्रकार की चेंजेस किए जाते हैं तो उसके अनुरूप इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप हमारे इस टेस्ट सीरीज से अवश्य जुड़ें और बीपीएससी नवीनतम पाठ्यक्रमों के अनुसार यहाँ पर सारे प्रश्न और उसका प्रॉपर वे में किस प्रकार से मॉडल आंसर होना चाहिए उस पर डिस्कशन किया जाएगा। आप निस्संदेह हमारे चैनल से जुड़कर, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़कर आप लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।